उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन पूरी तरह से हो गया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग इस साइट पे सिलेक्शन जरूर लेंगे। दोस्तों इस क्लासेस पे मैं बात करने वाला हूँ आप सभी लोग को एनपीसीआईएल रावत फाइटर साइट पे प्लांट ऑपरेटर का जो एग्जाम होने वाला है ना, उसी पैटर्न पे सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेज 1 के पेपर को सॉल्व कराऊंगा। इसके तुरंत बाद स्टेज 2 वाले पेपर को सॉल्व कराने वाला हूँ। तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों आप सभी लोग के लिए मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा ना, तो आप सभी लोग प्लीज़ जाइए उन वीडियो को 2x में करके पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जब भी आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाती है ना, तो इसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि स्टेज 1 पे आपके कितने मार्क्स आए हैं और स्टेज 2 पे आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लासेस की शुरुआत करते हैं। आपका जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है ना, रियल एग्जाम पे होता है, तो उसके 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम पे एडवांस टेस्ट में भी आ जाता है। तो प्लीज आप सब लोग प्रिलिमिनरी टेस्ट को हल्के में मत लेना। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा की तरह क्या करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट के एग्जाम पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को ये तो पता होगा कि प्रिलिमिनरी टेस्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन और जीके और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से 50 क्वेश्चन 150 नंबर के रहते हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। ठीक है, आप सभी लोग को इतना समझ आ गया ना? ठीक है, अब यहाँ पे 50 क्वेश्चन 150 नंबर का है, तो आप सभी लोग के मन पे अच्छी तरह से पता चलता ही होगा कि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का रहता है। ठीक है, यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को सही करते हैं तो 3 नंबर मिलता है। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत करते हैं तो 1 नंबर यहाँ पे कट जाता है, यानी कि यहाँ पे 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। आप सभी लोग को इतना क्लियर है ना? अब तो दोस्तों यहाँ पे मैथ का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक आ रही है। यहाँ पे क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे किसकी बात कर दिया है, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर। आपको क्या करना पड़ेगा, 8, 9 और 10। ठीक है, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात आती है ना, तो उन क्वेश्चन पे एलसीएम ही मोस्टली निकाला जाता है। तो यहाँ पे सबसे क्या करना पड़ेगा अपने को, 8, 9 और 10, इनका अपने को एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इनका आपने जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना इनका एलसीएम आ जाएगा, आप सभी लोग निकालिए। तो इनका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 360। अब यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचता है, यहाँ पे शेषफल कितना बचता है, प्रत्येक बारी पे 1 बचता है। तो आपको क्या करना है, इस शेषफल को इसमें जोड़ देना है। तो 361 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे ट्राई करके देख भी सकते हैं। जैसे कि आप 361 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 361 को यदि आप 9 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 बचेगा। ठीक है, 10 से भी डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो इतना आप सब लोग को समझ गए ना? इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं और ये नंबर सिस्टम वाला टॉपिक का क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, एक कार की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 10 सेकंड पे इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, क्वेश्चन पे यह पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, अपने को दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी निकालना है। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार है ना? चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, चाल इंटू समय। यही होता है ना, आप सभी लोग ने पढ़े होंगे बचपन से। बस यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगा देना है। लेकिन आप सभी लोग को यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ऑप्शन सारे मीटर पे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी सेकंड पे है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो चाल है ना, इसको अपन किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड पे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करते हैं, 63 लिखा ना, इसको अपने को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड पे करना है ना। तो अपन क्या करेंगे, 5 बटे 18 पे यहाँ पे गुणा करा देंगे। बस आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे चाल कितनी आ गई है, चाल यहाँ पे आ गई है 63 इंटू 5/18 इंटू समय यहाँ पे कितना है, 10 सेकंड। बस आपको यहाँ पे इनका गुणा करा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे गुणा करा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसे काट देते हैं, तो 2 पंचे कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, और 2 9 18 हो गया। ठीक है, 9 एकम 9 9 7 63 आ गया। ठीक है, अब 7 पंचे 35 आ जाएगा। 35 इंटू 5 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, आप ये बताइए। 35 इंटू 5 बराबर हो गया 175। यही आएगा ना, आप सभी लोग करके देख लीजिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 175 मीटर दूरी रहेगी। ठीक है, आप सभी लोग को समझ आ गई ना? अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक संख्या दी गई है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि इसे 10 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, अपने को ये प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोग इन्हें मल्टीप्लाई करने मत लगना, यहाँ पे आपको छोटा सा दिमाग लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको इन्हें सीधे मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट देखना है। 3 है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। तो इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, और 30 को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे कोई शेषफल आ रहा है, 10 बारी 3 बारी पे चला जाएगा ना, तो शेषफल थोड़ी ना आ रहा है, कोई पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे शेषफल आ जाएगा 0। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये मैं समझाने के हिसाब से बताया था, आपको इसे सॉल्व नहीं करना था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप 10 से किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे ना और आखिरी पे 0 है तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, आपको पता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सब लोग समझ गए होंगे। आपके मन पे जो भी डाउट आता है ना, पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, होपफुली आप सब लोग समझ गए ना इसे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग करने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता हूँ। होपफुली आप सभी लोग क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए दोस्तों, यहाँ पे 7 ए है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 4 बी है और यहाँ पे 14 सी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको 7, 4 और 14 इनका आपको एलसीएम ले लेना है। 7, 4, 14 का एलसीएम आप जब आप लेंगे, तो जब आप इनका एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे ए है ना और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। ठीक है, अब आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे 28 तो है। ठीक है, अब साथ में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कराएं कि यहाँ पे 28 बन जाएगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 4 का गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे बी लिखा है, तो बी के स्थान पे अपन क्या लिखेंगे कि यहाँ पे 28 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 7 के साथ यदि मल्टीप्लाई करा देंगे तो 28 बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, 14 पे अपन किसका गुणा करते हैं तो 28 बन जाता है, 2 का गुणा करते हैं तो 28 बन जाते हैं। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग समझ गए ना। या फिर दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे ये लिखा ना, यहाँ पे मैं आपको दूसरी ट्रिक भी बता देता हूँ। 7 ए बराबर 4 बी बराबर 14 सी, ये लिखा ना। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम तो आपको एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। इन एलसीएम को आपको यहाँ पे 28 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 1 कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब a/4 यहाँ पे करेंगे बराबर 1 पे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, बी की वैल्यू इसी तरह से कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 7 और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 2। क्वेश्चन पे अनुपात में बोला था, तो आप अनुपात आप लगा दीजिए, 4:7 तो ये आ गए। ठीक है ना, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सभी लोग समझ गए ना। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे अपने को 16 डाटा दिया गया है, 16 आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं, अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, बहुलक निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुलक अपन कैसे निकालते हैं, जैसे आपके पास बहुत सारे डाटा दिए गए हैं, जो डाटा यहाँ पे बार बार रिपीट होता है ना, उसी को अपन यहाँ पे बहुलक बोल देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितने आंकड़े दिए गए हैं, 16 आंकड़े दिए गए हैं, जिसपे दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 27 यहाँ पे बहुत बारी आ रहे हैं, 27 एक बारी आ गए हैं यहाँ पे, ये 2 बारी आ गए और 3 बारी आ गया, तो यही इसका बहुलक रहेगा। ठीक है, यही इसका बहुलक रहा। ठीक है, आप सब लोग समझ गए ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे क्या बोला गया है, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने पे ट्रेन को कितना समय लगेगा, अपने को ये फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या निकालना है, क्वेश्चन पे निकालना है समय, यही निकालना ना। क्वेश्चन पे क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, आप मुझे ये बता दीजिए। समय बराबर क्या होता है, आप मुझे ये बताइए दोस्तों। समय का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी लोग का आंसर क्या रहेगा दोस्तों। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, यही होता ना, दूरी बटे चाल, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब दोस्तों आप सभी लोग के मन पे एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे दूरी तो कुछ बताई नहीं गई है, यहाँ पे लंबाई बताई गई है। तो दोस्तों जब भी ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो इनकी लंबाई को ही अपन दूरी पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 900 मीटर लंबी ट्रेन भी है और 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों को आप जब जोड़ देंगे ना, तो दूरी निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूरी निकाल देता हूँ। दूरी कैसे निकालेंगे, ट्रेन की लंबाई, यहाँ पे मैंने ट्रेन लिख दिया और यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म लिख दिया। ठीक है, पी फॉर प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे ये ट्रेन की लंबाई कितनी है, 900 मीटर है, और इसके बाद प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 900 मीटर है। तो दूरी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1800 मीटर। इतना आप सभी लोग क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे दूरी मैंने लिख दी 1800। इसके बाद चाल कितनी है दोस्तों, चाल यहाँ पे 108
किलोमीटर प्रति घंटा है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे है। लेकिन दोस्तों आप क्वेश्चन पे देखेंगे तो सारे आंसर यहाँ पे सेकंड पे हैं, तो अपन क्या करते हैं, इसे मीटर प्रति सेकंड पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड पे कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो ये कितने बार कटेगा, 18 18 छक्का 108, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से चाल भी आ गई ना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये दूरी आ गई और ये यहाँ पे चाल है, तो चाल यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो चाल मैंने यहाँ पे लिख दिया 30। ठीक है, बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 सेकंड यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि समय कितना आ गया, 60 सेकंड आ गया। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को समझ आ गए ना दोस्तों। यदि आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आप सभी लोग का ही चैनल है और ये मेहनत जो मैं कर रहा हूँ ना, ये आप सभी लोग के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो प्लीज आप सभी लोग को यदि अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोला गया है, अपनी सामान्य चाल से। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, एक आदमी अपनी सामान्य चाल से 3/4 से चलकर एक आदमी कार्यालय पर 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। समान चाल से चलने पर कार्यालय कब पहुंचेगा, क्वेश्चन पे यह पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि एक आदमी है वह अपनी चाल का 3/4 चाल से चलकर 20 मिनट लेट पहुंचता है, तो टाइम पर कब पहुंचेगा, क्वेश्चन पे ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक लगेगी और आप इस क्वेश्चन को इजीली फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे चाल कितनी बताई है दोस्तों, चाल यहाँ पे बता दी गई है 3/4, यानी कि पहले 4 थे अब 3 हो चुकी है। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइम से चलने पर, इतनी चाल से चलने पर इतने मिनट लेट हो जाता है, इतना मिनट पहले हो जाता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ये चाल जो लिखे ना, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। इसका आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसका आपको रिवर्स रिमाइंडर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका रिवर्स रिमाइंडर करना पड़ेगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे चाल है ना, आपको इस पर रिवर्स रिमाइंडर करना है। रिवर्स रिमाइंडर करने के लिए आपको क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है ना, तो आप यहाँ पे 3 रखा रहने दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 3 है, 3 को 4 से घटा देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर 4 को आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से घटा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3/1 यहाँ पे इसका रिवर्स रिमाइंडर आ गया। आप सभी लोग समझ गए ना, रिवर्स यहाँ पे मैंने लिख दिया रिमाइंडर। ठीक है, आप सब लोग देख लीजिएगा, रिवर्स रिमाइंडर मैंने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, इतना आप सब लोग को क्लियर है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 20 मिनट है ना, इस 20 मिनट पे इसको यहाँ पे गुणा करा देना है, 20 × 3 बराबर 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को क्लियर है ना दोस्तों, कुछ नहीं करना था। यहाँ पे जो चाल आपने दी है ना, इस चाल का अपने को रिवर्स रिमाइंडर निकाल के जो भी आता है उसे, जो भी विलंब वाला समय है उसके साथ अपने को मल्टीप्लाई करा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5/4 पे लिखा रहता ना, तो 5 ऊपर रहता और उनका अंतर नीचे आ जाता, जो भी रहता। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 3 यहाँ पे लिखा, 3 यहाँ पे एटलीस्ट लिखा रहेगा। ठीक है, रिवर्स रिमाइंडर निकालते समय। और यहाँ पे जैसे 4 है ना, 4 से क्या हो जाएगा, 4 से अंश वाली चीज यानी कि 3 यहाँ पे घट जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। बस इतना ही आपको करना था और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रिक के थ्रू इसे क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मेरा उद्देश्य आपको यहाँ पे समझाना है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्न में से किस संख्या का 25% है। तो अपन मान लेते हैं कि 68 जो है ना, 68 एक्स संख्या का 25% है, तो अपन मान लेते हैं 68 ये है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, एक्स का 25% 68 है, क्वेश्चन पे ये बोला गया है। 25% को अपन क्या लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 से 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68 × 4। ठीक है, यही आएगा ना। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 272। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब सभी लोग को समझ आ गया ना, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। यदि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, कितना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वाला एडवांस क्वेश्चन आपके 12वीं का जो एग्जाम हुआ था प्लांट ऑपरेटर का, उसके एडवांस टेस्ट में पूछा गया था। ठीक है, ये ठीक है, एडवांस टेस्ट में पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इससे आपका 3 नंबर का जुगाड़ हो रहा है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि चौड़ाई यहाँ पे कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। चौड़ाई यहाँ पे कितनी बताई गई है, चौड़ाई यहाँ पे बताई गई है 10 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे लंबाई कितनी होगी दोस्तों, लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई यहाँ पे क्या बोला गया है 5 इंटू चौड़ाई, यही बताएगा ना। चौड़ाई यहाँ पे 10 है और इनके यहाँ पे मैंने 5 लगा दिया, तो यहाँ पे लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। इतना आप सभी लोग को क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे आयत का परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों, आयत का पेरीमीटर क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है ना, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने 2 रख दिया। इसके बाद लंबाई यहाँ पे कितनी है 50 है, इसके बाद चौड़ाई यहाँ पे कितनी है 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 60 बराबर 120, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 120 मीटर आयत का परिमाप आएगा। आप सभी लोग को क्लियर है ना, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन भी आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम पे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। ठीक है, तो जब भी आपका क्वेश्चन आता है ना, तो अपन क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 2:5 लिखे ना, तो 2:5 को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, 1:2 को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, और 8:15 को अपन इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3:5 को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसे डिवाइड करके देख लीजिए। सबसे अच्छा तरीका यही है, आप इसे डिवाइड करके देख लीजिए। तो यहाँ कितने बारी पे भाग जाएगा, 0.4 बारी पे भाग जाएगा। ठीक है, ये 0.5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 0.53 लगभग लगभग आएगा, और ये कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप सब लोग का काम आसान हो गया। क्वेश्चन पे क्या बोला गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 0.6, तो 0.6 यानी कि 3:5 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, 622 को यदि 13 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 622 है ना, 622 पे आपको 13 का भाग लगा देना, तो मैंने यहाँ पे 622 लगा दिया, और यहाँ पे 13 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 13 का आपको भाग लगाना है, तो 13 चौको कितना होता है, 13 चौको होता है 52। ठीक है, तो जब आप इसे घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसके बाद मैंने तो यहाँ पे लिख दिया, ये आ गया। ठीक है, 13 सत्य कितना होता है, 13 सत्य होता है 91। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, अपने को यहाँ पे इसका शेषफल निकालना है। तो शेषफल कितना आ गया 11 आ गया शेषफल। ठीक है, क्वेश्चन पे यही पूछा था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है। दोस्तों यहाँ पे मैं किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, आपको पढ़ा ही रहा हूँ ना, तो प्लीज यदि मेहनत अच्छी लगती है मेरी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आप सभी लोग का ही चैनल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है, अपने को यहाँ पे लूप की संख्या निकालना है। ठीक है, यानी कि अपने को यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा, अपने को ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सीधे सॉल्व करता हूँ। तो आप सब लोग ये बताइए दोस्तों, 31 से 93 के बीच में जाने पर कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद फिर से 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके बाद फिर से 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर 3 का मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद फिर 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो 837 पे आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का आपको मल्टीप्लाई करा देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सब लोग इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 837 पे यदि आप 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2511। ठीक है, इतना ही आपको करना था। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी क्वेश्चन था। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। यहाँ पे अपने को त्रिभुज का परिमाप निकालना है, अपने को क्या निकालना है, त्रिभुज का पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, त्रिभुज का अपने को पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, जो भुजा दी रहती है ना, उन भुजाओं को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप ए वाली भुजा को मान लेते हैं ए, बी और इसको सी मान लेते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा 14, 10 और 15। इनको जब आपस में जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 39 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप हमेशा सेंटीमीटर पे रहता है, मीटर पे रहता है। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा रहता, आप सभी को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पे मैं सेंटीमीटर स्क्वायर करूंगा तो ये क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे जैसे 39 है ना, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर दे देगा, तो ये आंसर गलत रहेगा। पेरीमीटर हमेशा सिंपल रहता है, इसमें कोई घात वगैरह नहीं रहती, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे क्या बोला गया है, 7x-3। यहाँ पे क्या बोला है, 7x-3। ठीक है, अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, ये माइनस है ना, माइनस को अंदर गुणा करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस पे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x+3। ठीक है, यही आएगा ना, क्वेश्चन पे यही आ गया। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है,
एक बंद घड़ी एक दिन में कितनी बारी सही समय दिखाते हैं? तो दोस्तों आप सब लोग ने एक कहावत सुनी होगी कि एक बंद घड़ी एक दिन पे 2 बार सही समय दर्शाते हैं। तो वही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो 2 बार यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे क्या बोला गया है? वह संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है। अभाज्य मतलब क्या हुआ दोस्तों? प्राइम नंबर अपन किसे बोलते हैं? जिसमें उसी संख्या और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे 87 देखेंगे ना, तो उन 87 पे किसका किसका भाग चला जाता है? 1 का भाग चला जाएगा, इसके बाद 29 का भाग चला जाएगा, इसके बाद 87 का भाग तो चला ही जाएगा। तो ये प्राइम नंबर तो हुआ नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे अपने को एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अपने को क्या निकालना है? यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। ठीक है दोस्तों, आसपास आप सभी लोग को थोड़ा सा शोर वगैरह सुनाई दे रहा होगा, तो आप सभी लोग प्लीज उसे इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों? अपने को यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों जब भी अपन किसी तीन संख्याओं में से एचसीएफ निकालते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं? उन दो संख्याओं को पकड़ते हैं जिनके बीच डिफरेंस कम हो। तो अपन क्या करते हैं दोस्तों? 40 और यहाँ पे 24 के बीच डिफरेंस निकाल लेते हैं। 40 और 24 के बीच में अपन जब डिफरेंस निकालेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? इनका डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों 16। यही आएगा ना, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 को अपन किसमें तोड़ सकते हैं? 8 और 2 के तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसका महत्तम समवर्तक क्या रहेगा? एचसीएफ क्या रहेगा? या तो 8 रहेगा या तो 2 रहेगा। ऑप्शन पे क्या दिया गया है? 8 दिया गया है, तो 8 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी लोग अपनी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इजी वे आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव में 3 स्थानों वाली सबसे छोटी संभव संख्या कितनी हो सकती है? क्वेश्चन पे ये बताना है। तो दोस्तों दशमलव के 3 अंक के बाद सबसे छोटी संख्या कितनी भी हो सकती है, इसका अपन अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, यदि यहाँ पे इनमें से कोई आंसर नहीं रहता ना, यदि यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता इसी तरह से, तब यहाँ पे अपन टिक कर सकते थे। ऑप्शन ए तो तब यहाँ पे टिक रहता है, लेकिन यहाँ पे इनमें से कोई लिखा ना, तो ये ही यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि दोस्तों दशमलव के बाद अपन कितनी भी छोटी संख्या हो सकती है, अपन अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दशमलव लगा दिया, इसके बाद यहाँ पे कितने कितने सारे जीरो जीरो करके एक लिख दिया, तो संख्या कितनी भी छोटी हो सकती है, इसका अपन अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है? एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे मैंने समकोण त्रिभुज बता दिया। इसका एक कोण कितना है? 50 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों? एक कोण 90 डिग्री का तो ही होता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा कोण यहाँ पे कितना बता दिया है? 50 डिग्री बता दिए गए हैं। तो तीसरा कोण कितना होगा? आपको ये कोण बताया गया है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? यहाँ पे 90 तो पहले से है, दूसरे कोण यहाँ पे कितना है? 50 है। इसके बाद अपन तीसरे कोण अपन मान लिया सी। तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी दोस्तों? 180 माइनस 140 बराबर कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। आप सब लोग को क्लियर है ना? ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। ठीक है, आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना था दोस्तों? ए बी सी मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण है यहाँ पे। इनके कोणों का मान कितना होता है? 180 80 अंश होता है। ठीक है, ए की वैल्यू क्वेश्चन पे कितनी दी गई थी? ए की वैल्यू क्वेश्चन पे दी गई थी दोस्तों। ए की वैल्यू क्वेश्चन पे अपने को ज्ञात करना था। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू यहाँ पे 90 है। सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 50 है। ठीक है, यहाँ पे 180 हो गई। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। ठीक है, आप सब लोग अपनी अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी क्वेश्चन का अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को क्या करना है? यहाँ पे अपने को एक फॉर्मूला लगाना है और आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना। इसका वैल्यू क्या होती है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही होता है ना बस। तो आप सभी लोग बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ए की वैल्यू है 81 और बी की वैल्यू यहाँ पे है 68। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ए की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? 81 और बी की जगह यहाँ पे 68 रखना पड़ेगा। इसको आप घटा दीजिए और इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 13 को जब आप स्क्वायर करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 169 आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सब लोग समझ गए ना? ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सबसे कठोर है? ठीक है, तो आप सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि प्रकृति में हीरा सबसे कठोर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? आपको ये बताना है दोस्तों, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? आपको ये बताना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो बताइए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों?
मानव शरीर का जो हिस्सा होता है ना, मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? पानी से बना होता है। आपको ये भी पता होगा दोस्तों, हमारी बॉडी जितनी भी होता है ना, आधे से ज़्यादा वज़न किसका होता है? पानी का होता है। तो क्वेश्चन पे तो यही पूछा गया था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की रासायनिक संरचना कैसी होती है? ठीक है? हीरा किसकी रासायनिक संरचना है? क्वेश्चन पे ये होना चाहिए था। हीरा किसकी रासायनिक संरचना है? हीरा किसकी रासायनिक संरचना है? तो हीरा जो है ना, कार्बन की रासायनिक संरचना है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जाता है? तो आप सब लोग मुझे ये बताइए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस में इसमें से कौन सी गैस शामिल नहीं होगी? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि सीओ यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं किया जाता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन एनपीसीआईएल मद्रास में पूछा जा चुका है। ठीक है? एनपीसीआईएल एमएपीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है? तो आप सब लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का यूज किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का यूज किया जाता है दोस्तों? सिल्वर आयोडाइड यानी कि एजीआई का यूज किया जाता है। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल सनलीक का लक्ष्य क्या है? तो मॉन्ट्रियल सनलीक का लक्ष्य क्या है दोस्तों? ओजोन अपक्षय तत्वों को कम करना। ठीक है? ओजोन अपक्षय तत्वों को कम करना। ठीक है? ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि रिडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग एलिमेंट्स को कम करना। ठीक है? ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मतलब यही आया था कि ओजोन को जो क्षति पहुंचाते हैं ना, उन वाले तत्वों को कम करना। ठीक है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है? ठंडे क्षेत्रों में कौन सा जानवर पाया जाता है? क्वेश्चन पे यह पूछा गया है। तो जो ध्रुवीय भालू होता है ना, पोलर बियर होता है, यही ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। आप सभी लोगों ने फोटो वगैरह पे देखा होगा। ठीक है? यही बोलते हैं दोस्तों, ध्रुवीय भालू रसिया वगैरह में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का पॉलीमर क्या है? तो प्राकृतिक रबर किसका पॉलीमर है दोस्तों? आइसोप्रीन का पॉलीमर है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी मात्रा रोग निम्न में से किस धातु के विषाक्त मात्रा के कारण होता है? तो मिनी मात्रा रोग किसके कारण होता है दोस्तों? पारा के कारण होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने को जीपीएस का फुल फॉर्म निकालना है। ठीक है? क्वेश्चन पे किसका फुल फॉर्म बोला है? जीपीएस का फुल फॉर्म बोला है। तो जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन क्या है? तो विटामिन क्या है दोस्तों? एक कार्बनिक मिश्रण है। विटामिन कार्बनिक मिश्रण है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे वर्क असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है ना, वर्क असिस्टेंट का एग्जाम होता है, उस पे एज इट इज पूछा जा चुका है। ठीक है? तो विटामिन क्या होता है? कार्बनिक मिश्रण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो आमतौर पर बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मशीनों के लिए किस लुब्रिकेंट्स का यूज किया जाता है? तो भारी मशीनों के लिए किस लुब्रिकेंट्स का यूज किया जाता है दोस्तों? ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ठीक है? ऑप्शन ए यहाँ पे इसका ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का रंग किसका संकेत करता है? तो जो तारे का रंग होता है ना, इससे आप किसका संकेत प्राप्त करते हैं? तापमान का संकेत प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना? ये क्वेश्चन था, आप सभी लोग याद कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में देखा जाता है? ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और मैं आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पे पूछा जा चुका है। तो इंद्रधनुष के मध्य पे कौन सा रंग देखा जाता है दोस्तों? हरा रंग देखा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप जब भी इंद्रधनुष बनेगी तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, हरा रंग बीच पे रहेगा। ठीक है? ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए नियोजित किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो एड्स रोग होते हैं ना, एड्स को होते हैं, एड्स के परीक्षण करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है? तो एलिसा टेस्ट किससे रिलेटेड है? एड्स से रिलेटेड है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े को पालने को क्या कहा जाता है? तो रेशम के कीड़ों को पालन को क्या बोलते हैं दोस्तों? बताइए। रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 39 है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है कि स्वच्छ ईंधन का गुण क्या होता है? तो स्वच्छ ईंधन का गुण क्या होता है दोस्तों? प्रदूषण मुक्त होना।
प्रदूषण मुक्त ईंधन को ही स्वच्छ ईंधन बोला जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसीन एक प्रोटीन है जो कि किसमें पाया जाता है? तो कैसीन प्रोटीन किसमें पाया जाता है दोस्तों, आप मुझे ये बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? केसिन प्रोटीन जो है ना, दूध में पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहा जाता है? तो मार्स गैस किसे कहते हैं दोस्तों? मीथेन को कहते हैं। मैंने आपको कई बार ये बताया है, CH4 यानी कि मीथेन यानी कि मार्स गैस। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? तो पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था दोस्तों? लाला लाजपत राय को दिया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। पंजाब केसरी मतलब लाला लाजपत राय। और मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे वर्क असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है ना, उस पर पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप सब लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान पे कितने भाग और कितने अनुच्छेद हैं? तो आप सभी लोग को यहाँ पे बता दिया गया है, 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान पे। ठीक है, और यहाँ पे कितने भाग हैं दोस्तों? यहाँ पे मूल संविधान पे 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? आप सब लोग मुझे खुद बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, जो अपना असम है ना, असम असम की सीमा नेपाल से टच नहीं होती है। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखना, असम की सीमा नेपाल से टच नहीं होती है। बाकी उत्तराखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इसकी सीमा नेपाल से लगती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो ये है ना, असम है, असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। और मैं आपको बता दूं, ऐसे इसी तरह का क्वेश्चन आपके NPCL एग्जाम के प्रिलिमिनरी टेस्ट पे रावतभाटा साइट पे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पे 7 बहनों के राज्य पे नहीं आते हैं? ठीक है, तो आप सभी को 7 सीटर वाले राज्य तो याद होंगे ना, होपफुली आप सभी लोग को याद होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग उनमें से उड़ीसा का नाम कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि दोस्तों उड़ीसा जो है ना, 7 सीटर पे आता ही नहीं है। ऑप्शन सी ही यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 पे क्या बोला गया है, T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है दोस्तों? भारतीय टीम ने जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जीव जंतुओं की चेकलिस्ट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा भारत। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो जीव जंतुओं के लिए चेकलिस्ट जारी किया है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील छेत्री किस खेल या फिर गेम से रिलेटेड है? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है दोस्तों? फुटबॉल से रिलेटेड है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 पे NDA यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कुल कितनी सीट जीती है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों 292 सीट लोकसभा पे जीती गई थी NDA के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य खुद के इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो खुद के इंटरनेट सेवा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा दोस्तों? केरल है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप सभी लोगों ने स्टेज 1 वाले पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया होगा और यहाँ पे आपका स्कोर भी बहुत अच्छा रहा होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं आपका स्टेज 2 यानी कि एडवांस टेस्ट के पेपर के बारे पे। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, ये वाला पेपर मेरिट डिसाइडर होता है, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा स्कोर इसी पेपर में करना है, इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं स्टेज 2 यानी कि एडवांस टेस्ट के पेपर के बारे पे। दोस्तों, यदि आप NPCIL रावतभाटा साइट पे प्लांट ऑपरेटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग के लिए मैंने 10 प्रिलिमिनरी टेस्ट और 15 एडवांस टेस्ट के मॉडल पेपर को तैयार किए हैं। यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो सिर्फ 99 रुपये पे करके इन सभी मॉडल पेपर को ले सकते हैं। ठीक है, इन मॉडल पेपर के साथ दोस्तों मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, PYQ प्रोवाइड करा दूंगा और मॉडल पेपर को जो सॉल्यूशन की वीडियो रहेगी ना, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं।
दोस्तों क्लासेस शुरू करने से पहले सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एसटी ट्रेनिंग के अंतर्गत प्लांट ऑपरेटर का जो एग्जाम होता है ना, उसके एडवांस टेस्ट के एग्जाम पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि जो आपका एडवांस टेस्ट होता है यानी कि स्टेज 2 होता है, ये आपका मेरिट डिसाइडर होता है। इसी के बेस पे आपकी मेरिट डिसाइड होती है। आप यहाँ पे जितने भी मार्क्स लेके आते हैं ना, इसी के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे जान लेते हैं कि एडवांस टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि एडवांस टेस्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। आपको इतना पता होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन 50 क्वेश्चन पे पहले 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। तो इतना आपको क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे 50 क्वेश्चन 150 नंबर के हैं। तो आप सभी लोग को क्या पता चल रहा होगा कि यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को सही करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 नंबर दिया जाता है। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत कर देते हैं तब आपके यहाँ पे 1 नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप सभी लोग को एग्जाम पैटर्न अच्छी तरह समझ आ गए ना। अब दोस्तों सीधे अपन मुद्दे पे आते हैं और डिस्कस करते हैं मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के बारे पे। तो जो क्रायोलाइट है ना, किसका अयस्क है दोस्तों? एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था, आप सभी लोग सॉल्व कर सकते थे। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर दें, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, वह ताप क्या कहलाता है जिससे चुंबक का जो चुंबकत्व होता है कम होने लगता है? तो इसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? क्यूरी तापमान बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को तो समझ आ रहा ना। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पे क्या बोला है, रेडियो ट्रांसमिशन पे एफएम से क्या अभिप्राय है? यानी कि एफएम मतलब क्या होता है? तो एफएम मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो ट्रांसमिशन में यूज होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है? तो सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है दोस्तों? आप सभी लोग बताइए। आप सभी लोग को पता होगा कि जो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यदि मैं आपसे पूछूं कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं, तो जो परमाणु बम होते हैं ना, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये पूछता कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होती है? नाभिकीय संलयन आधारित होती है। और सूर्य में जो ऊर्जा भी रिलीज होती है ना, नाभिकीय संलयन विधि द्वारा ही रिलीज होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णांतिक परिवर्तक प्रिज्म में कोण कैसे होते हैं? यहाँ पे क्या बोले हैं, यहाँ पे प्रिज्म की बात कर दिया गया है, ठीक है। तो प्रिज्म कैसा है दोस्तों? पूर्णांतिक परिवर्तक प्रिज्म बोले हैं। यानी कि प्रिज्म कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पे एक 90 डिग्री के यहाँ पे कोण रहेगा, ठीक है। और ये बाकी जो कोण रहेंगे ना, 45-45 के रहेंगे। इसे बोलते हैं, ये 45 डिग्री का रहेगा, ये 45 डिग्री का। तो इसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परिवर्तक प्रिज्म। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। आप सभी लोग को समझ आ गए ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम पे आपके कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गामा किरणें। गामा किरणें का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा किसका होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श विभव का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श विभव का प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों? इनफाइनाइट होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन था, आपने कई बार पढ़ा होगा, ये सभी 12th के क्वेश्चन है ना, आप सभी लोग से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया से ग्रसित हो जाता है? तो क्वेश्चन पे सिंपल पे भी पूछा है कि मनुष्य में एनीमिया रोग किसके कारण होता है? तो आयरन की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की भी टाइमिंग देता हूँ। आप सभी लोग सोचिए और इसके आंसर को बताइए। तो सिंपल सा आंसर है दोस्तों, होपफुली आप सभी लोग ने करेक्ट आंसर दिया होगा। मानव हड्डियों में सबसे ज्यादा कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। समझ तो आ गए ना? ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित ये चश्मे में कौन सा लेंस का यूज किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस के चश्मे का यूज किया जाता है दोस्तों? उत्तल लेंस के चश्मे का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, यदि यहाँ पे निकट दृष्टि दोष लिखा रहता है ना, तो उसके निवारण के लिए कौन सा चश्मा लगता है? अवतल लेंस वाले चश्मे लगते हैं। ठीक है। यहाँ पे दूरदृष्टि की बात की गई थी, तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तर परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या कितने बराबर होती है दोस्तों? प्रोटॉनों की संख्या जो होती है ना, परमाणु क्रमांक ही बराबर होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देगा। यानी कि यहाँ पे परमाणु क्रमांक 6 है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी यहाँ पे 6 रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था, आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप के आपके एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग भी देता हूँ। आप सभी लोग सोच लीजिए। होपफुली आप सभी लोग ने सही सोचा होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। संवेग एक सदिश राशि है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधे और पेड़ के द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। बात वही है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, यानी कि जो पेड़ और पौधे होते हैं, किस विधि द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस में आखिरी में कौन सी चीज रिलीज होती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछा गया है, इसके आंसर आप मुझे बताइएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे क्या बोला गया है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है ना, इसे क्या संरक्षित होता है? ऊर्जा संरक्षित होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मनुष्य में ताप नियमन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन का ठीक है, यदि मैं आपसे सिंपल वे ये पूछूं कि मनुष्य में ताप जो होता है ना, इसको नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, विराम अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये एक समान त्वरण से 8 सेकंड तक की गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, अपने को ये फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या निकालना दोस्तों? दूरी निकालनी है। ठीक है, अब आप सब लोग सोच ही रहे होंगे कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप सब लोग थोड़ा सा सोचिए दोस्तों, आप सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको एक फार्मूला बताता हूँ। आप सब लोग ने ये वाले फार्मूले को तो पढ़ा होगा, एस बराबर यू टी अपान 1/2 ए टी स्क्वायर। ये वाले फार्मूले को पढ़े हैं ना, बस यही इसी का यहाँ पे यूज होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों u बराबर जी तो हमेशा जीरो ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों आप सभी लोग पूछ रहे होंगे कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों? 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे समय कितना है? टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 8 सेकंड यहाँ पे समय है। तो बस आप सभी लोग इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यू की वैल्यू कितनी है? 0 है। इसके बाद टी की वैल्यू कितनी है? 8 है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1/2 लिख दिया। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। और यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 8 है। 8 का स्क्वायर कर दिया मैंने। बस आपका आंसर आ गया। ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/2, 3 और यहाँ पे 8 आ गया, फिर से यहाँ पे 8 आ गया। तो आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 4 आ जाएगा।
तो 800 को 32, 32 दिया 96 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि दूरी कितनी आ जाएगी, 96 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। सभी लोग को समझ तो आ गया ना? जो भी डाउट हो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे क्या बोला है, अंतिम बिंदु से शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से 2 मिनट के लिए चलती है, तो कार द्वारा प्राप्त गति कितनी होगी, अपने को ये फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार है ना दोस्तों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अपने को यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, कार द्वारा प्राप्त गति निकालना है। ठीक है, यानी कि अपने को स्पीड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, आप सब लोग ने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, E बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है ना, यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला तो पढ़े होंगे, जहाँ पे यू बराबर अधिकतर मोस्टली जीरो ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, अंतिम बिंदु से शुरू होने पर, यही बोला ना, कार का त्वरण कितना है, कार का त्वरण यहाँ पे है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे टाइम कितना है दोस्तों, यहाँ पे टाइम बता दिया गया है 2 मिनट। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ पे 2 मिनट लिखा है, यदि अपन इसे सेकंड पे कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 120 सेकंड आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, और यहाँ पे 2 मिनट की बात की गई है, तो 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 120 सेकंड। तो बस आप सभी लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 1 है, और यहाँ पे टी की वैल्यू 120 है। ठीक है, तो यहाँ पे वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 120। यहाँ पे अपने को क्या निकालना था, गति निकालना था, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये जी क्वेश्चन था, आप सभी लोग कर सकते थे, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे क्या बोला गया है, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा कितनी होगी, अपने को ये फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार हैं ना दोस्तों? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमेशा आपने कौन सी वाली, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से फॉर्मूला का यूज करते हैं, यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। तो यूनिट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या निकालते हैं दोस्तों, इतना यूज हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाट लिखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे घंटा लिखेंगे, कितने घंटे यूज किया गया, इसके बाद हम यहाँ पे दिन लिखेंगे, इसके बाद बटे पे अपन क्या कर देते हैं, 1000 का वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाट कितना है, 1000 वाट है, नहीं सॉरी 100 वाट है, यहाँ पे घंटे कितने हैं, 8 है, और यहाँ पे दिन कितना है, 5 है, और अपने को यहाँ पे क्या क्या करना है, 1000 से भाग देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो घट गया, कोई दिक्कत वाली नहीं है, 5 एक 5, 5 दूना 10, 8 में जब 2 का भाग लगा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 यूनिट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप सभी लोग सॉल्व कर सकते थे, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जी क्वेश्चन था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या बोला गया है, परम शून्य तापमान। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे क्या बोला है, परम शून्य वह तापमान जिस पर क्या होता है, तो परम शून्य तापमान पर क्या होता है दोस्तों, गैसों में आणविक गति घटने लगती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, यानी कि परम शून्य तापमान पर क्या होता है दोस्तों, जो गैस होती है ना उनकी आणविक गति घटने लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन था, आप सब लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, तो जब जल जम जाता है ना, यानी कि पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन था, आप सभी लोग सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक की बाती में तेल के ऊपर चढ़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं। हम पे क्या बोले हैं, दीपक की बाती में तेल के ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है दोस्तों, केशिका क्रिया कहलाती है। ठीक, जैसे आपका दीपक होगा, ठीक है, यहाँ पे उसकी बत्ती होगी, धीरे 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 तेल यहाँ पे ऊपर जाता रहता है, इसलिए दीपक यहाँ पे जलता रहता है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे दिमाग लगाना था और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो केशिका क्रिया के द्वारा दीपक की बाती में तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है, शरीर का वजन क्या होगा, तो यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है ना, तो शरीर का वजन क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिभाषा बताता है।
तो बल की परिभाषा न्यूटन का कौन सा नियम बताता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो न्यूटन की गति का पहला नियम बल की परिभाषा को बताते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए निम्न में से किस यंत्र का यूज किया जाता है। तो विद्युत परिपथ में धारा का आपको पता करना है, तो इसके लिए कौन से यंत्र का यूज किया जाता है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करते हैं। तो उत्प्रेरक मतलब क्या होता है दोस्तों, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अगर वह प्रतीप दोनों अभिक्रिया का वेग एक समान रूप से बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन पे और रिवर्स डायरेक्शन दोनों तरह पे समान कार्य करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं और कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं, यानी कि उत्प्रेरक दोनों तरह से काम करते हैं। इस यही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों HCl जो है ना, तो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। HCl में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, H2H2O8। यहाँ पे क्या बोला है, H2H2O8, इसे अपन ओलियम भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, ओलियम भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सल्फर की आखिरी कण संख्या कितनी होती है। यहाँ पे सल्फर की आखिरी कण संख्या होगी दोस्तों 6। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पे क्या बोला गया था, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है। तो बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, सोडियम टेट्राबोरेट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन था, आपने कई बार पढ़ा भी होगा। बोरेक्स मतलब क्या हुआ दोस्तों, सोडियम टेट्राबोरेट इसका रासायनिक नाम हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनाल उदासीन विलयन के साथ कौन सा रंग देता है। तो फिनाल उदासीन विलयन के साथ दोस्तों कौन सा रंग देता है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फिनाल उदासीन विलयन के साथ दोस्तों बैगनी रंग देता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप सभी लोग याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फिनाल उदासीन विलयन के साथ बैगनी रंग देता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पे क्या बोला है, अणु एवं अल्पक्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है। यहाँ पे क्या बोला है, अणु और अल्पक्षारीय KMnO4 के विलयन को क्या कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं बताइए, पेयर अभिकर्मक बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, आपके एग्जाम पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आप सब लोग इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, यानी कि तनु एवं अल्पक्षारीय KMnO4 के विलयन को अपन क्या बोलते हैं, बेयर अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्टनमैन कोच प्रतिक्रिया में उपयोग होने वाला अभिकारक कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गार्टनमैन कोच प्रतिक्रिया होते हैं ना, उसमें उपयोग किए जाने वाला अभिकारक कौन सा है दोस्तों, CO+HCl होता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों ने 12th 11th में ये वाले मतलब रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ा होगा। ठीक है, वहां से मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। ठीक है, तो गार्टनमैन कोच अभिक्रिया पे कौन से अभिकारक का यूज किया जाता है, CO+HCl का यूज किया जाता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है। यहाँ पे क्या बोला है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का उदाहरण क्या है। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर का उदाहरण क्या हुआ दोस्तों, बेकेलाइट। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन था, आपने कई बार पढ़ा भी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों अब यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं, चलिए इन क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्या लगे दोस्तों, इस अवकल समीकरण में अपने को कोटि निकालना है और यहाँ पे अपने को घात निकालना है। ठीक है, इसकी कोटि कितनी होगी दोस्तों, इसकी कोटि होगी, बताइए, इसकी कोटि होगी 2 और घात कितनी होगी, घात इसकी होगी 1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन ना आप सभी लोग कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, 10A माइनस 10B माइनस 10C बराबर 10A लिखा है। ठीक है, 10A इंटू 10B 10C लिखा है।
अपने को ये बताना है बी, सी और ए के संदर्भ में क्या मान होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे 10 ए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा क्वेश्चन है 10 ए माइनस 10 बी माइनस 10 सी बराबर 10 ए 10 बी और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 सी। इतना आप सब लोग को समझ आए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो 10 सी है ना, इसको यहाँ तरफ लेके आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 ए माइनस 10 बी बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 ए 10 बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 सी प्लस 10 सी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10 सी और ये 10 सी, ये कॉमन है यहाँ पे। अपने को क्या करना है, इसको अपने को कॉमन ले लेना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 सी, यहाँ पे आ जाएगा 10 ए 10 बी और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, इतना आप सब लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे क्या रहेगा 10 ए माइनस 10 बी। ठीक है, अब आप सभी लोग बस ध्यान से देखते चलिएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 10 सी को यही लिख लेना है और उसका यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 ए माइनस 10 बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 10, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 10 ए प्लस 10 बी माइन प्लस 1, ये आ जाएगा और बराबर यहाँ पे 10 सी तो लिखा ही रहेगा। दोस्तों आप सभी लोग ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, ये किसका फॉर्मूला है, एन ए प्लस बी का ये वाला फॉर्मूला है। और यहाँ पे 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, एन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला है। 10 ए तो यहाँ पे पहले से लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ए माइनस बी बराबर सी। ठीक है, यही आएगा ना। तो ए बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ए बराबर आ जाएगा बी प्लस सी। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कौन से ऑप्शन पे दिया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, समझ आ गया ना, जो भी डाउट हो आप मेरे से फिर से थे, कुछ नहीं करना था, खाली अपने को फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए और आप इसके आंसर को निकाल सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, एक श्रृंखला के प्रथम 4 पद ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पे क्या बोला है, एक श्रृंखला पे प्रथम 4 पद 4, 12, 36, 108 है। इस श्रृंखला का छठा पद क्या होगा, अपने को ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही ये क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने को ये चेक कर लेना है दोस्तों, ये जो श्रृंखला है ना, कौन सी श्रृंखला है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी है या फिर समांतर श्रेणी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 4 है और के बाद 12 है और यहाँ पे 36 इसके बाद 8 है, 108 है। ठीक है, तो 12 और यहाँ पे 4, फिर भी 3 आ रहा है और 12 से 36 में भी जाते हैं तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 3 का गुणा हो रहा है, यानी कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेसेस है। ठीक है, तो इतना आप सब लोग को समझ आ गया ना। अब अपने को इसका क्या करना है दोस्तों, इसका अपने को 6 पद निकालना है। तो इसका 6 पद क्या होगा दोस्तों, ए आर 6 - 1, यानी कि इसका 8वां पद क्या होगा, ए आर 5। यही आएगा ना। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे है 4 और आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ पे है 3। मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, आर कैसे निकालेंगे दोस्तों, दूसरे पद पे पहले पद का भाग देके। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, या फिर तीसरे पद पे आप दूसरे पद का भाग देके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ए कितनी है, 4 है, आर के और यहाँ पे कितना है, आर यहाँ पे 3 है, 3 की आप 5 मतलब पावर 5 कर दीजिए। ठीक है, तो बस आप सब लोग इसे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 3 की पावर 5 का वैल्यू कितनी होती है, 243। 243 पे आप 4 का गुणा कर देंगे, जब तो 972 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पे एक अवयव दिए गए हैं, इसका अपने को सेकंड निकालना है। ठीक है, अपने को यहाँ पे सब सेक्शन निकालना है कि इस मैट्रिक्स का सब सेक्शन कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक होती है। जैसे यहाँ पे ये लिखा है ना, इनके पोजीशन को आपको इंटरचेंज कर देने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं इंटर पोजीशन चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे 4 है ना, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद ये वाला भी सेम इसी तरह से रहेगा। मैं यहाँ पे इसे दूसरे पेन से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे भी दोस्तों ये इस तरह से रहेगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा।
तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना? ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कितना है, 1 सेकंड रुकिएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है? इसकी पोज़ीशन इंटरचेंज हो गई ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा और यहाँ पे माइनस लग जाएगा। यही इसका सेकंड डिजिट है। ठीक है? ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। आप सभी लोग को क्या करना है, 11th या फिर 12th में ये वाले चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे ना, आप वहाँ से इसे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ठीक है? ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने को सीधे एक फॉर्मूले का अपने को पता होना चाहिए और आप इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 1/1 + x स्क्वायर dx लिखा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, इसकी वैल्यू होती है 10x, सीधा सा। ठीक है, फॉर्मूला ही है एक तरह से। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर 3y/4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस रहेगा। माइनस कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का मान क्या होगा, अपने को ये फाइंड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बस कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन इसे लिख देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स y बराबर 3y/4। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक छोटा सा दिमाग लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी दोस्तों, आप ये बताइए। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, इसको अपन हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। यदि अपन इसे 90 से घटा देते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोष्टक लगा दिया, कंफ्यूज ना हो आप। यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स वाई बराबर 3y/4, ये आ गया। ठीक है, इतना आप सब लोग को समझ आया ना, बस आपका कुछ नहीं करना है और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स और यहाँ पे कॉस इनवर्स वाई बराबर 3y/4, ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसका पक्षांतर कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ। यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स और यहाँ पे कॉस इनवर्स वाई, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/4 माइनस 5/2। इसे जब आप इसे घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ गया और यहाँ पे 3/2, 3 पाई आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 पाई, यानी कि पाई/4 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देगा। इसी क्वेश्चन है, आप सभी लोग ने कई बार सॉल्व भी किया होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देगा। बस आप सभी लोग को ये ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है। ठीक है, आपका आंसर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने को इक्वेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सदिश दिया गया है, यहाँ पे अपने को एक वेक्टर दिया गया है और अपने को इसकी यहाँ पे इक्वेशन को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सदिश क्या है, आई कैट प्लस 2j और यहाँ पे 3k दिखा है। ठीक है, तो अपने को इक्वेशन निकालना है ना, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2 और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। आपने को क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो एल की फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होते हैं। अब आप सब लोग पूछेंगे दोस्तों ये कहाँ कहाँ पे है, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसको अंडर रूट कर दिया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और यहाँ पे 3 स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 9 4 13 और यहाँ पे 14 आ जाएगा, अंडर रूट 1 अंडर रूट 1/14, ये आ गया। इसी तरह से m की वैल्यू भी आ जाएगी, m की यहाँ पे b रहेगा और यहाँ पे इस तरह से दोस्तों a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 2 है और यहाँ पे अंडर रूट 14। इसी तरह से c की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3 अंडर रूट 14। इतना आप सभी लोग समझ आ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे डिस्क्लोजर कितने हो गए, यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात हो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लगे हैं, ए क्रॉस बी बराबर ए मॉडुलस बी मॉडुलस। अब अपने को इनके बीच का कोण निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, ए मॉडुलस बी मॉडुलस और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे ए मॉडुलस
बी मॉडुलस, ये तो लिखा ही है। ये कट गया, ये कट गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, साइन थीटा बराबर 1 आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 कब होगी दोस्तों, जब यहाँ पे साइन 90 होगा। 90 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों, थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 90। ठीक है, बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद ने साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए 18,500 रुपये जमा किए। 5 वर्षों के बाद उसे 4625 रुपये प्राप्त किए, तो ब्याज की दर कितनी थी, अपने को ये याद करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी लोग को ये वाला फॉर्मूला तो पता होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो गया प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बटे 100। ठीक है, यहाँ पे ब्याज कितनी है दोस्तों, इंटरेस्ट कितना है, 4625 रुपये है। और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, 18,500। और यहाँ पे रेट कितना है, यहाँ पे रेट अपने को निकालना है। टाइम यहाँ पे कितना है, 5 वर्ष है। और यहाँ पे मैंने 100 कर दिया। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों, बताइए। यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी 4625, यहाँ पे आ जाएगा 185/5, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितने बारे में कट जाएगा दोस्तों, ये 25 बार में कट जाएगा। तो 25 में अपन 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5% यहाँ पे इसकी ब्याज की दर रहेगी। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कलश में 3 सफेद और 4 काली गेंद है। एक गेंद को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो इसके सफेद होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो यहाँ पे कुल गेंदों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, कुल गेंद यहाँ पे कितनी रहेगी, कुल गेंद यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों 7। ठीक है, अब अपने को कौन सी गेंद चुनना है, सफेद गेंद चुनना है। तो सफेद यहाँ गेंद यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे सफेद गेंद कितनी है, 3 है। और कुल गेंद यहाँ पे कितनी है, 7 है। तो 3/7 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 9 के बाद 45 है, ठीक है, और यहाँ पे 540 के बाद 10 80 है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कितने बारे में भाग मतलब गुणा जा रहा है, 5 बारी पे, 9×5 = 45। इसके बाद यहाँ पे कितने बारे में जाएगा, 4 बारी में भाग जाएगा। तो 45 को कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 हो जाएगा। ठीक है, और 180 के बाद यहाँ पे 3 बारी मल्टीप्लाई होगा, तो 180 पे अपन 3 का गुणा करेंगे तो 540, और 540 में अपन 2 का गुणा कर देंगे, 1080 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप सभी लोग समझ आ गए ना, इस तरह से पैटर्न फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, 18% छूट वाली सेल में एक वस्तु का मूल्य कितना है, 6560 रुपए है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, अपने को ये निकालना है। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, अंकित प्राइस निकालना है, यानी कि मार्क प्राइस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, यहाँ पे क्या बोला है, 18% छूट वाली सेल में एक वस्तु का मूल्य 6560 रुपए है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, अपने को ये निकालना है, यानी कि अपने को मार्केट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो जिस वस्तु का मूल्य होगा, तो वस्तु को यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपन 100 में से जितनी परसेंट छूट रहती है ना, यहाँ पे डिस्काउंट लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना था, 6560 रुपए था। इसके बाद यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया। इसके बाद छूट कितनी है, 18% की। अब इसमें मैंने 100 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 6560, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 82 × 100, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बारी पे भाग जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 80 बारी पे। तो 8000 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, जो भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित ने अपनी पिछली 5 पारी पे 58 रन की औसत से रन बताए हैं। ठीक है, इसके बाद पिछली 4 पारियों में रोहित द्वारा बनाए गए रन 42, 56, 72 और 40 है। इन 5 पारियों में पहली पारी में रोहित कितने रन बनाए थे, अपने को ये याद करना है। तो रोहित की 5 पारी का कुल रन निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 5 पारी का कुल रन, यहाँ पे अपन ये निकाल लेते हैं। तो 5 बारी का कुल रन कितना हो जाएगा दोस्तों, 58 × 5, ये हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 58 पे यदि अपन 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 290, यही आएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और पिछले 4 पारी में कितने कितने रन हैं, पिछली 4 पारी में रन कितने कितने हैं, 4 पारी के यहाँ पे मैं रन लिख देता हूँ, 4 पारी के रन। ठीक है, तो 4 पारी के यहाँ पे रन कितने कितने आ जाएंगे, 42 है, इसके बाद 56 है, इसके बाद 72 है, इसके बाद 40 है। तो जब आप इसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा।
ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अपने को क्या निकालना, फर्स्ट पारी के रन निकालने हैं। तो फर्स्ट पारी में रन कैसे निकालेंगे, पांचवीं पारी में कितने रन थे, 290 थे, और चौथी पारी में कितने रन थे, चार पारी के रन कितने हैं, 210 हैं। तो इसे जब आप घटा देंगे तो पहली पारी के रन कितने आ जाएंगे, 80 रन। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था, आपने कई बार सॉल्व भी किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में चार लड़के के औसत भार कितना है, 50 किलोग्राम है, और चार लड़कियों का औसत भार कितना है, 40 किलोग्राम है। तो 8 विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा, अपने को ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चार लड़कों का औसत भार कितना है, 50 है, तो कुल भार कितना हो जाएगा, 4 × 50। इसी तरह से यहाँ पे चार लड़कियों का औसत भार कितना है, 40 है, तो चार लड़कियों का कुल भार कितना आ जाएगा, 4 × 40 आ जाएगा। इसके बाद लड़कों की संख्या कितनी हो गई, यानी कि लड़की कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं और लड़कियां यहाँ पे 4 हैं। तो 4 + 4 यहाँ पे 8 विद्यार्थी हो। ठीक है, इतना आप सभी लोग समझ आ गया ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 200 आ गया, और यहाँ पे 160 आ गया, और यहाँ पे 8 तो लिखा ही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 308/8। ठीक है, 360/8 ये आ गया। ठीक है? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 45 किलोग्राम यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। समझ तो आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 9:11 है तो उनका गुणनफल 6336 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, अपने को ये निकालना है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं पहली संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे अपन फर्स्ट संख्या मान लेते हैं 9x है, सेकंड संख्या अपन यहाँ पे मान लेते हैं 11x है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे क्या बोला, इनका गुणनफल है, तो यहाँ पे 9x इंटू 11x बराबर यहाँ पे कितना है, 6336 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 99x², और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6336 ये आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 64। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो यहाँ पे दो संख्या दी गई, तो दो संख्या में सबसे छोटी संख्या तो 9x है। यहाँ पे पहला 9 × 8 यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 72 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 11 × 8 बराबर 88। ठीक है, तो आप सभी लोग को ये तो समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चार संख्याएं 39, 117, 17 और यहाँ पे y समानुपात में है, तो अपने को ये बताना है कि y की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे 39 अनुपात 117, यहाँ पे समानुपात बोले है ना, 17 और यहाँ पे y आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 39 और यहाँ पे 117 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 17, वही आ गया। तो 39 से कम 39, 39 किया 117, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी दोस्तों, y की वैल्यू आ जाएगी 17×51। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है दोस्तों, अपने को वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, अपने को ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स, ठीक है, सबसे पहले इसे यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रतिशत से प्रतिशत ये कट गया, ठीक है, 0 से 0 ये कट गया, ये 0 से 0 ये कट गया। अब 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 3x - 3y, और 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे 2x + 2y ये आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका अपन पक्षांतर करेंगे, तो 3x 2 - 2x बराबर 2y + 3y ये आ गया। तो यहाँ पे x बराबर 5y आ गया। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं x/y बराबर 5:1। क्वेश्चन पे क्या बोले हैं, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत, अपने को ये करना है। ठीक है, तो वाई यहाँ पे, वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है। ठीक है, किससे बोला है, एक्स से बोला है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे 20% यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। आप सभी लोग को समझ तो आ गया ना। ठीक है, जो भी डाउट हो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ तक हमने 50 क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। फिर भी आपके मन पे जो भी डाउट रह जाता है ना, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने के लिए बैठा हूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप सभी लोग से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप अपने चैनल एग्जाम रेज को फॉलो कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आप सभी लोग देख सकते हैं, आप मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम ही एग्जाम रेज है। ठीक है, आप मेरे को फॉलो करके यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।
दोस्तों आप सभी लोग के पास NPCIL रॉबर्ट वाटर साइट के एग्जाम होने पे सिर्फ 5 दिन का टाइम बचा हुआ है। ऐसे में दोस्तों यदि आप मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो सिर्फ 99 रुपये पे करके आप इन सभी मॉडल पेपर को ले सकते हैं और जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।